हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और CHSL का जो आपका सेकंड डे था उसकी जो पहली शिफ्ट थी वो हम इस वीडियो में आपका कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो बेटा आपसे यहां क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंसिंग। ठीक है, पहली चीज यहां पे समझने की यह है कि माइक्रो फाइनेंसिंग होता क्या है, किस चीज को हम माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे बहुत सारे कंपनीज देखे होंगे ना, बजाज आपने देखा होगा, बजाज क्या करता है आपको फोन के लिए लोन दे देता है। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे कंपनीज हैं जो आपको टीवी खरीदने के लिए लोन देते हैं, फ्रिज खरीदने के लिए लोन देते हैं, AC खरीदने के लिए लोन देते हैं, या इस तरीके से जितने भी ऐसे कंपनीज हैं जो इन छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका माइक्रो फाइनेंसिंग। तो आपको ये समझ में आया कि सर माइक्रो फाइनेंसिंग होता क्या है ना। एक चीज आपको आइडिया हो गया माइक्रो फाइनेंसिंग होता है क्या है, क्योंकि हम बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक से हम लोन लेते हैं बड़े अमाउंट का, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़, इतना हम जो अमाउंट लोन लेते हैं वो किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, है ना। तो लेकिन जो छोटे छोटे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जो मैंने आपको एक बजाज बताया, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट आपको फोन या छोटी छोटी चीजों के लिए जो लोन देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका माइक्रो फाइनेंसिंग। माइक्रो फाइनेंसिंग जो शुरू करी थी बेटा, वो शुरू करी थी आपके मोहम्मद यूनुस ने, है ना। मोहम्मद यूनुस ने, इन्होंने एक बैंक खोला था, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, और वही ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश था जो माइक्रो फाइनेंसिंग को आपका शुरू करेगा। धीमे धीमे वो चीजें और भी प्रमोट होती जाएंगी, है ना। तो यहां पे हमें समझ में आया कि माइक्रो फाइनेंसिंग जो शुरू करी थी उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, आपका यूनुस खान, है ना। मोहम्मद यूनुस करके रहेंगे, आपका ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ which of the following type of crops sown after the end of the monsoon season। देखो यहाँ पे हमें पता है कि भैया आपसे सिंपल पूछ रहा है कि मॉनसून खत्म होने पर कौन सी फसल को बोया जाता है। चलो मैं आपको 3 क्रॉप बताता हूँ। 3 फसलें होती हैं, एक होती है राबी क्रॉप, है ना, एक होती है आपकी जायद क्रॉप, और एक होती है आपकी जो होती है कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप। ये 3 क्रॉप होती हैं आपकी। इन तीनों के ही हम देख लेते हैं, कभी ये बोई जाती हैं कभी काटी जाती हैं। तो बेटा जो आपका मॉनसून शुरू होता है, मतलब आपका जून जुलाई का जो टाइम होता है, उस समय जो आपकी फसल बोई जाती है, जो सोन करी जाती है, वो आपका कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप। मॉनसून में चलती है और ये अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है आपका। और जब सितंबर अक्टूबर में ये फसल काटी जाती है तो दिवाली का त्योहार आता है ना। तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप रहेगी। फिर जब खरीफ क्रॉप को काटा जाता है, मॉनसून खत्म, खरीफ क्रॉप को काटा जाएगा, तब जो फसल बोई जाएगी, मतलब अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई जाती है वो होती है आपका राबी क्रॉप, और ये काटी जाती है आपके मार्च के आसपास। ये काटी जाती है आपका मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास ये काटी जाती है। तो आपने देखा होगा जब होली आती है, जब आपका राबी क्रॉप काटी जाएगी, तब जो त्योहार आपका सेलिब्रेट होता है वो क्या होता है, आपका होली का त्योहार होता है। और जो मार्च के बाद ये अप्रैल वाला जो टाइम होता है, अप्रैल से लेके आपका जून तक, है ना, अप्रैल में जून के टाइम पे ये जो आपका ककड़ी वगैरह, खीरे वगैरह, मेलन, वाटरमेलन्स वगैरह जो आते हैं, वो सब किस में आते हैं, जायद क्रॉप में, है ना। और जायद क्रॉप जब खत्म के आसपास होती है तो जो आपका फेस्टिवल होता है वो क्या होता है, रक्षाबंधन। तो आपको एक चीज समझ में आई कि इंडियन कल्चर में हम लोग फेस्टिवल्स तब सेलिब्रेट करते थे जब आपका क्रॉप्स को आपका काटा जाता था। मतलब क्रॉप कटेगी, फसलें कटेंगी तो पैसा आएगा और आप जो है वो त्योहार मनाओगे। ठीक है, चलो, तो मतलब आपको एक रफ आइडिया हो गया कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप है जो मॉनसून खत्म होने पे आपकी काटी जाती, मॉनसून खत्म होने पे आपकी बोई जाती है, सोन की जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका, राबी क्रॉप, है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि भाई आपको 3 जो है वो आपको 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और यहाँ पे आपको परफॉर्मर्स दे रखे हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कौन आपका किससे संबंधित है। सबसे कॉमन, सबसे बेसिक क्या है, आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं, वो बिस्मिल्लाह खान आपकी जो है वो किससे हैं, शहनाई से रिलेटेड है ना। ये आपका सी जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका ए से। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो क्लियर हो गई, सी यहाँ पे 3rd दे रखा है, यहाँ पे 3rd दे रखा है। सिर्फ ऑप्शन बी और सी में ऐसा है जो आपका सी जो है वो मैच कर रखा है किससे, फर्स्ट से, है ना। सी को फर्स्ट से, बिस्मिल्लाह खान से, तो मतलब या तो बी होगा या आपका क्या होगा, सी होगा। चलिए अब देखते हैं।
अब यहाँ पे हम देखते हैं सितार जो है ना, जो सितार है, सितार के लिए यहाँ पे जो आपके फेमस हैं वो है अनुष्का शंकर। सितार के लिए जो फेमस है वो कौन है आपके? अनुष्का शंकर। इतना भी हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। लेकिन चलो हम बाकी भी देख लेते हैं। बाकी क्या है आपका? संतूर। संतूर के लिए जो फेमस है वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, और आपके सारंगी के लिए जो फेमस है वो है आपका उस्ताद बिंदा खान, है ना। तो मतलब आपका क्या होगा? फर्स्ट का हमने देखा क्या होगा? थर्ड। फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? मैंने ये बताया कौन सा किससे रिलेटेड है। कुछ चीजें आपको पता होती हैं, कुछ चीजें नहीं भी पता होती तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कमीशन ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बार बार बनाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो, विच हु अमंग द फॉलोइंग as primarily and integral part of the Indian National Army। इंडियन नेशनल आर्मी का कौन था आपका प्राइमरी या इंटीग्रल पार्ट? सबको पता है बेटा, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज जिसे लाइजन फोर्स भी करके बोला करते थे, वो लाइजन फोर्स जो है उसके हेड कौन थे? उसके जो हेड थे वो कौन थे? आपके सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, ये चीजें देखना। 1940 में आजाद हिंद फौज बना था, है ना। आजाद हिंद फौज का बना 1940 में। जब ये बना था तब इसके अध्यक्ष थे, इसके हेड थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ये रहेंगे इनिशियल पहले अध्यक्ष। उसके बाद 1942 में इसके अध्यक्ष बन जाएंगे रास बिहारी बोस, और 1943 में इसके अध्यक्ष बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये तीनों अध्यक्ष हम याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक ही नाम दिख रहा है, यहाँ पे ना तो आपको मोहन सिंह जी का नाम दिख रहा है, ना आपको रास बिहारी बोस जी का नाम दिख रहा है, सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, क्या? सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड to the United Nations Tax Committee in July 2021 as a member for 2021 to 25 term। बोल रहा है कि इनमें से कौन से पर्सन हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमेटी है उसका मेंबर बनाया गया है 21 से लेकर 25 तक। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट चीजें हैं, हमें याद रखनी है। आंसर रहेगा इसमें रश्मि रंजन दास, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following was the last dynasty of विजयनगर एम्पायर? देखो चलो विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ यहाँ पे शॉर्ट चीजें हम समझ लेते हैं। विजयनगर एम्पायर 1336 में 1336 में जो है वो आपका विजयनगर साम्राज्य का गठन करेंगे। कौन? आपके हरिहर और बुक्का। हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का ने क्या किया? 1336 में विजयनगर साम्राज्य का गठन किया। तुगलकों से अलग होकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया था। अब विजयनगर साम्राज्य जो है, हरिहर और बुक्का, इनके पिताजी का नाम था संगम। तो जो पहला वंश विजयनगर पे था वो कौन सा था? आपका संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम के बाद आएगा सुलुव डायनेस्टी, फिर आएगा तुलुव डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी सुलुव, तीसरी डायनेस्टी तुलुव, और जो चौथी डायनेस्टी थी वो थी आपकी कौन सी? अराविडू डायनेस्टी। और चार ही वंश थे जिन्होंने विजयनगर पे आपका साम्राज्य चलाया था। तो पूछा जाए आखिरी कौन सा यहाँ पे वंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य को चलाया था, तो आंसर क्या रहेगा आपका? अराविडू डायनेस्टी, है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप ऑफ मेल एंड फीमेल लिटरेसी? बोल रहा है कि भैया जो आपका 2011 का सेंसस जनगणना हुई थी उसके अनुसार पुरुषों की जो आपकी शिक्षा दर है और महिलाओं की जो शिक्षा दर है उसमें से सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? आपको पता है कि बेटा जितना स्टेट आपका गरीब होता है, जितना स्टेट आपका लिटरेसी रेट कम होता है, वहां पे विमेन की एजुकेशन और भी कम होती है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेट है? आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो, शायद आप राजस्थान या आसाम की तरफ जाओ, हो सकता है आपका जो अजम्पशन है वो सही हो, है ना। सबसे ज्यादा जो लिटरेसी कम थी, सबसे कम लिटरेसी जो थी वो किस में थी? बिहार में थी, है ना। और यहाँ पे इन चारों स्टेट्स में अगर पूछा जाए तो वो आंसर होगा राजस्थान। लिटरेसी साक्षरता कम होगी,
पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में जो डिफरेंस होगा वो भी आपका काफी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the name of the centrally sponsored scheme related with the literacy that was launched by the government of India in March 2023? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इस बार ना आए क्योंकि आपका ये पुराना क्वेश्चन है। अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स आपके किए हैं वो आएंगे, तो हम गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड आपका एक वीडियो डेडिकेटेड बनाएंगे एग्जाम से जस्ट पहले। अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which kind of computer security require verifying the genuineness of individual or organization that want to access the system? ठीक है बेटा, आपने सुना होगा ना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, QR ऑथेंटिकेशन या आपका एनक्रिप्शंस वगैरह सुने होंगे। तो आप जब भी किसी को एक्सेस देते हो तो आप क्या करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को जब एक्सेस मिल रहा है कैसे कंफर्म होगा, वो कैसे कंफर्म होगा, आपका कैसे कंफर्म होगा भाई, वो कंफर्म होगा आपके ऑथेंटिसिटी से। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका क्या होगा, तो सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑथेंटिकेशन हम इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एज पर द ओलंपिक रूल्स इन द थर्ड गेम बैडमिंटन प्लेयर चेंज एंड्स व्हेन अ साइड स्कोर डैश पॉइंट। अब देखो ये बोल रहा है कि कितने पॉइंट्स के बाद बैडमिंटन में तीसरे गेम में जो है वो आपका चेंज हो जाता है। पहली चीज मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, जो भी एसएससी के एग्जाम इस ईयर में होने हैं उसमें आपका पूरा स्पोर्ट्स में डिटेल पूछ रहा है। उसमें आपका स्पोर्ट्स का बेसिक ट्रॉफीज नहीं पूछ रहा। पहले ट्रॉफीज पूछता था, विनर और आपके रनर अप पूछता था, अब डायमेंशंस पूछता है। आपसे डायमेंशन पूछा था कि बैडमिंटन कोर्ट का क्या डायमेंशन होता है, आपसे पूछा था कि फुटबॉल का साइज क्या होता है, यहाँ पे रूल्स पूछ रहा है। तो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो ध्यान से वो चीजें करना आप। चलो यहाँ पे हम बताते हैं। देखो यहाँ पे बैडमिंटन में सिंपल रूल है कि आपका हो सकता है कोर्ट के एक साइड होने का किसी को फायदा मिले जिससे वो मैच जीत सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर गेम के बाद जो होता है वो आपका जो कोर्ट है वो चेंज हो जाता है। पहला गेम हुआ, पहला गेम किसी प्लेयर ने जीता, कोर्ट चेंज हो जाएगा। कोर्ट चेंज का मतलब भी थोड़ा सा समझना, मैं बनाता हूं यहाँ पे। देखो ये मैंने बैडमिंटन का कोर्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेट लगा हुआ होता है, यहाँ पे आपका नेट लगा हुआ होता है। तो प्लेयर वन अगर पहली बार यहाँ पे खेल रहा है और प्लेयर 2 यहाँ पे खेल रहा है, तो जैसे ही एक मैच खत्म होगा ये चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लेयर 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लेयर 1 आ जाएगा, कोर्ट चेंज हो जाएगा एक मैच के बाद। अब जब तीसरा मैच होगा, अगर कोई मैच ऐसा होता है कि दोनों ने एक एक मैच जीते हैं, तब जाके आपका बैडमिंटन में तीसरा मैच करवाया जाता है। जब भी तीसरा मैच होगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। बैडमिंटन का जो आपका वो होता है कितने पॉइंट्स का होता है, 21 पॉइंट्स का। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करते हैं, हाफ में, है ना, जैसे 11 पॉइंट क्रॉस हो जाएंगे आप कोर्ट चेंज कर दोगे। तो तीसरे मैच में ओलंपिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे ही 11 पॉइंट हो जाते हैं किसी एक प्लेयर के, आप क्या करते हो, कोर्ट को जो है वो चेंज कर देते हो तीसरे मैच में। बाकी पहले और दूसरे में तो मैच खत्म होने के बाद ही चेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन। अब देखो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, विच थ्योरी डिस्क्राइब द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स क्लाइमेट ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बोल रहा है कि आपका अर्थ का जो मूवमेंट होता है ना, अब देखो अर्थ का मूवमेंट की है, कौन से मूवमेंट की बात कर रहा है। यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे सन है, इस तरीके से अर्थ जो है वो आपका चक्कर लगाती है सन के आसपास। तो अर्थ कभी यहां पर होती है, विंटर्स पड़ रहे होते हैं, है ना, वो सॉरी समर्स पड़ रहे होते हैं, अर्थ यहां पर होती है, यहां पर होती है, यहां पर होती है। तो इस तरीके का आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा ना, बस यही बोल रहा है कि अर्थ का ये वाला जो मूवमेंट है और अर्थ का जो रोटेशन है ना, घूर्ण जो बोलते हैं, उसकी वजह से अर्थ के क्लाइमेट पे जो फर्क आता है, वो यहाँ पे फर्क हमें यहाँ पे देखना है, उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो बेटा थ्योरी थी ना, इस थ्योरी का नाम है आपका, क्या है नाम आपका, मिलनकोविच थ्योरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, मिलनकोविच थ्योरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा अगला क्वेश्चन, डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। बेटा जब भी कोई गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी बनती है, तो गैलेक्सी में इनिशियली क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं और गैसेस में भी जो
आपकी सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है वो कौन सी होती है? आपकी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, जो ऐसी गैसेज होंगी और डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? इकट्ठा होने लगेंगे। इकट्ठा होने लगेंगे तो पहले वो क्या बनेंगे? बादल जैसा कुछ बनेंगे, क्लाउड जैसा जो कुछ बनेंगे, और वो जो क्लाउड बनेगा उसी हम क्या बोल देते हैं? आपका नेबुला बोल देते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आपका नेबुला। और यही नेबुला बाद में इकट्ठा हो के जब इसमें ग्रेविटी बढ़ती जाती है, जब इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, तो इकट्ठा होके या तो ये प्लेनेट बना लेता है ना, ग्रह बना लेता है, या ये क्या बना लेता है? आपका तारा बन जाता है, सन जो है या स्टार जो है वो बन जाता है। तो इनिशियली क्या होता है? वो क्या होता है? आपका नेबुला होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इन 2023 गुलाब चंद कटारिया बिकम गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपसे ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है कि किसी स्टेट में जो गवर्नर चेंज हुए होते हैं तो उनके नाम पूछ लेता है। पूछ रहा है कि गुलाब चंद कटारिया जी जो है वो कौन से स्टेट के गवर्नर, कौन से राज्य के गवर्नर, राज्यपाल बने हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आसाम। समझाने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। सही आंसर ए, आसाम। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। बोल रहा है पीसी महालनोबिस जी जो है, बोल रहा है इनका कंट्रीब्यूशन है किसमें? इंडिया के डेवलपमेंट में। इंडिया के डेवलपमेंट में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब इनके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट है सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या इन्होंने IIM सेटअप किए थे? नहीं बेटा, IIM का जो प्लान था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ये आपका IIM का जो प्लान था वो महालनोबिस जी का नहीं था। दूसरा बोल रहा है कि इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका फॉर्मुलेट करी थी। बिल्कुल सही है बेटा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चलेगी आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, जिस प्लान में फोकस किया गया था किस पे? इंडस्ट्रीज पे। और यही पंचवर्षीय योजना थी जो फॉर्मुलेट करी थी पीसी महालनोबिस ने। इस वजह से इस पंचवर्षीय योजना को, इस 5 ईयर प्लान को हम क्या बोलते हैं? महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। अगली थर्ड को हम गैडगिल योजना भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्लान किया था वो किसने किया था? गैडगिल जी ने किया था। तो ये आपका याद रखिएगा, सेकंड वाला ठीक है। अगला क्या है? वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नहीं बेटा, ये वाला पॉइंट भी जो है वो इनके बारे में गलत है। तो आपका जो बी पॉइंट है वो सही है। ऑप्शंस में देखें तो बेटा ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें बोला है ओनली टू बी इज ट्रू। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन? ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? आर्टिकल 32 ये बोलता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 226 ये बोलता है कि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो रिट इशू करने की पावर किस किस पे है? आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। ऐसा बोला जाता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी कोर्ट को ऑथराइज कर सकती है कि वो रिट इशू कर सकता है। यहां तक समझ में आया? चलो, अब जो रिट इशू करते हैं वो आपका 5 तरीके के रिट होते हैं जिन्हें आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। इंडिया में 5 तरीके की याचिकाएं होती हैं जो आपका जारी की जा सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको 5 तरीके की याचिकाएं बता देता हूं। पहले है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है मैंडमस, परमादेश। तीसरी है प्रोहिबिशन या आपका निषेध। चौथी है सरसरी, और आपका सरसरी जिसे उत्प्रेक्षण लेख भी बोलते हैं आपका। और 5वीं आपका क्यो वरंटो, अधिकार प्रच्छा करके है आपका। तो ये 5 रिट हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डैश इज अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ पारसीज, पारसी पीपल हु पार्टिसिपेट ज़ोरोस्ट्रिज्म इज एज इट मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज़ोरोस्टर। तो बोल रहा है मार्क कर रहा है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। ये सारे फेस्टिवल है ना बेटा पारसीज के ही हैं, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो उनके बर्थ को बता रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका खुर्दाद साल करके, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, जो उनके बर्थ को बताता है। कुछ उनके बर्थ से जस्ट पहले भी सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ फेस्टिवल उसके बाद के भी हैं। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो वंदे मातरम। आपको पता है वंदे मातरम किसने गाया था? सर वंदे मातरम जी जो है ना वो लिखा था आपका किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, उसके बाद आपको जनगण मन दे रखा है। बेटा जनगण मन जो लिखा था वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
और आपका तीसरा बचा मेरे वतन के लोगों, तो ये तीसरा तीसरे के साथ ही मैच करेगा, मतलब ये किसने लिखा, प्रदीप ने। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे कुछ चीजें समझना, वो आपसे पूछ रहा है कि पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, उनसे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, लॉस होते हैं, मतलब उनसे आपका रिलीज होते जाएंगे, है ना। अब ये उस प्रोसेस को क्या पूछ रहा, क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर तो आपका क्या होगा, गुटेशन होगा, है ना, गुटेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस समझना, हमने देखा होगा ना, हम कभी भी पेड़ के पास बैठते हैं, पेड़ के पास बैठते हैं तो हमें कुछ ठंडा ठंडा सा फील होता है। ऐसा क्या होता है कि पेड़ के पास हमें ठंडा फील होता है, तो बेटा आपका रीजन क्या है, गुटेशन। गुटेशन से क्या होता है, एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं पेड़ से। पेड़ क्या करते हैं, जमीन से आपका बहुत गहराई से आपका उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी को खींचती हैं, और वो पानी खींच के आपका पत्ते जो है वो पानी रिलीज कर देंगे। और जब भी एनवायरनमेंट में आपका पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर वेपर्स ज्यादा होते हैं, वहां पे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट मतलब वहां पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा ठंड होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी कोस्टल कंट्री, इंडिया में जितने भी कोस्टल आपके स्टेट्स हैं, या इंडिया में जितने भी कोस्टल सिटीज हैं, मुंबई है ना, जैसे आपका कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ आपने देखा होगा ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि कोस्ट के पास है, टेम्परेचर जो होगा वो आपका मॉडरेट रहेगा, क्योंकि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया पेड़ों के पास जो होता है वो आपका ठंडक क्यों होती है। ठीक है, हाँ, इस प्रोसेस का नाम पूछता है तो क्या है आपका, गुटेशन है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, इन विच ईयर टेनिस वाज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स। बोला है ओलंपिक्स में टेनिस जो है वो आपका कब इंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 1896 है, 1896 है, ऑप्शन सी सही है। लेकिन ओलंपिक्स के बारे में कुछ चीजें हम इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करी जाए बेटा, इंडिया में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, है ना, पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसे किसी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल मिला हो, तो बेटा याद रखना 2008 था। 2008 में शूटिंग में, है ना, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था, इंडिविजुअल गोल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि और कोई व्यक्ति को भी इंडिया में इंडिविजुअल गोल्ड मिला है, हाँ सर आपको पता होगा लास्ट जो ओलंपिक हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा जी को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मिला था। ठीक है, और आपको पता है अभी 2024 में आपका ओलंपिक्स चल रहे हैं फ्रांस में ओलंपिक्स चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन जो आपका कल ही आपका 1-2 दिन पहले बना है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कमेंट में आंसर करना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब तक आपको मेडल बहुत सारे मिल चुके हैं, गोल्ड मेडल भी आपको इंडिविजुअल में भी मिल चुके हैं। स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल टीम में जो है वो 1925-30s के टाइम पे हॉकी में मिलते थे, मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पे। ठीक है, अब वो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो सुनो कि यहाँ पे पहली बार पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति है, पहला ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे एक ही ओलंपिक में 2 मेडल मिले हों। पहली बार ऐसा 2024 के ओलंपिक में हुआ है कि इंडिया से किसी एक पर्सन को एक ही ओलंपिक में 2 मेडल मिले हैं। अलग अलग ओलंपिक में तो आपके मिल चुके हैं, साइना नेहवाल जी को मिल चुका है, पीवी सिंधु जी को 2 मेडल्स मिल चुके हैं अलग अलग ओलंपिक में, लेकिन एक ही ओलंपिक में कौन पर्सन है जिसे आपका 2 मेडल मिले। तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 इनकॉर्पोरेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। ये ना बहुत 20 को बहुत बार पूछ रहा है आपका। अब आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज कि आपको क्राइम के टाइम पे, है ना, आपको जब आपने क्राइम किया है उसके समय जो कानून था उसके अनुसार सजा मिलेगी। दूसरा होता है एक क्राइम के लिए, एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। तीसरा होता है आपको आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है। तो पहले नंबर पे आपका क्या है, आपको लॉ उस टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा जब आपने क्राइम किया है। दूसरे में आपको एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। समझ में आया? तो मतलब इसका जो होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 और 20 का भी भाग 2, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
चले अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन एमएस वर्ड विच फीचर अलाउ यू टू क्रिएट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर ऑड एंड इवन पेजेस। आपको ऑप्शन देख के तुक्का भी लगाओगे तो भी सही कर दोगे। क्या है? डिफरेंट ऑड इवन पेजेस वाला जो ऑप्शन है वही आपका डिफरेंट ऑड इवन लगाने की आपको देता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द दीन दयाल अंत्योदय योजना वॉज स्टार्टेड। पहले तो इस योजना का पूरा नाम सुनना, दीन दयाल अंत्योदय अन्न योजना। अन्न मतलब जो आपका खाना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन की दुकानें होती हैं वहाँ पे सस्ता अनाज दिया जाता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो का आपका अनाज दिया जाता है। उसी को हम बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये आपका जनरली गांव वाले एरिया जो होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो ये किसके अधीन आएगी? ये किसके अधीन आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आसान सा है, अगर हमें थोड़ा सा भी पता है तो हम इसे आराम से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऑन विच रिवर ऑफ इंडिया वॉज द सोमासिल डैम बिल्ड। सोमासिल डैम जो है, बांध जो है, वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो बेटा सोमासिल बांध जो है ना वो बना हुआ है आपका पेन्नर नदी पे। पेन्नर नदी मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब ये एक चीज और याद रखना, एक नदी है पेरियार रिवर, है ना, मुल्ला पेरियार डैम भी बना हुआ है। तो वो जो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये सारी कहाँ है? केरल में। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पेन्नार नदी की। पेन्नार नदी कौन से राज्य में है? या आपसे पूछ ले सोमासिल डैम कौन से राज्य में है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोनों में डिफरेंस याद रखना, पेरियार और पेन्नार अलग अलग हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस क्लासिकल डांसर। देखो एसएससी आपसे बार बार क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड पूछ रहा है, या तो परफॉर्मर्स पूछ रहा है या क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है, कौन से राज्य से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है कि क्लासिकल डांसर कौन है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा सोनल मान सिंह। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ चैंपियनशिप 2023 दिसंबर तक, है ना। अभी जो साफ चैंपियनशिप है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शुरू कब हुआ सर? ये शुरू हुआ 1993 में, 1993 में शुरू हुआ। तब इसका नाम था सार्क। सार्क आपने सुना, एक एसोसिएशन है, सार्क गोल्ड कप। जब ये शुरू हुआ तब इसका नाम क्या था? सार्क गोल्ड कप था। बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या होगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब ये जो टूर्नामेंट है टोटल आपका 14 टाइम्स हुआ है। ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये मेल्स के लिए, मैन के लिए टोटल आपका 14 टाइम्स ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें से 9 टाइम्स जीता है आपका इंडिया, है ना। इसमें से 9 टाइम्स जो है वो आपका इंडिया जीता है। तो मेंस के लिए अगर बात करें तो 14 टूर्नामेंट हुए हैं अब तक 2023 तक, जिसमें से 9 बार कौन जीता है? भारत। और ये जो आखिरी के 2 हुए हैं ना, 2021 में और 2023 में, ये दोनों ही इंडिया ने जीते हैं। विमेंस के लिए 5 बार, विमेंस के लिए 6 बार हुआ है। महिलाओं के लिए जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का वो 6 बार ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें से 5 बार महिलाएं जीती हैं, है ना, जिसमें से 5 बार आपका विमेन जीती हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको हो गया, टोटल टूर्नामेंट कितने बार हुआ, कितने बार आपका इंडिया ने जीता, मेल्स में कितने बार इंडिया ने जीता, फीमेल्स में कितने बार इंडिया ने जीता, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हो गया, है ना। अगर आपको पूछे यहाँ पे 5 बार और किस किस ने जीता, या आपसे पूछ लेता है क्या पाकिस्तान ने ये एक भी बार टूर्नामेंट जीता है? नहीं बेटा, पाकिस्तान ने ये एक भी बार टूर्नामेंट नहीं जीता। ये जो 5 बार बचे हैं, 2 बार मालदीव जीता है ना, मालदीव के अलावा आपका एक बार जो है वो अफगानिस्तान जीता है, आपके बांग्लादेश भी जीता हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट अभी तक नहीं जीता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस सीरीज में इस वाले लेक्चर में यहीं तक आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है, 9 टाइम्स इंडिया ने जीता है, ठीक है। तो इतने ही आपके क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली शिफ्ट के जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम उसमें कवर करेंगे।